दोस्तों, आप सभी का इस खूबसूरत कहानी के चौथे भाग में स्वागत है। चलिए चौथा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से कोई भी चैप्टर छूटा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। और जिन लोगों ने इस कहानी की तीसरी चैप्टर को अभी तक नहीं सुना है तो लिंक उसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना, क्योंकि अगर एक भी चैप्टर छूट गया तो कहानी समझ के बाहर हो जाएगी। चलिए इस कहानी का ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ आप लोग कहानी को लाइक कर दें फ्रेंड्स, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर दें। शिवांश घर में आते ही पहले रुद्रांश के कमरे में घुसा था, जहाँ केसी बैठी बैठी रुद्र के सामने शादी करने का दबाव बनाई जा रही थी। देख लो, अब तो उस आराध्या की शादी भी हो रही है। अब तो हमारी शादी की बात कर लो। मैं कुछ और बहाना नहीं सुनना चाहती रुद्र, प्लीज़ अब आगे बढ़ जाओ, नहीं तो मुझे तो यही लगेगा तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। शिवांश ने अंदर आते हुए ये बात सुनी और उसे तोड़ते हुए कहा, नहीं करता ये प्यार। अगर शादी जल्दी करने से शादी जल्दी करने से इसका प्यार साबित होता है तो नहीं करता ये तुमसे प्यार। अब तुम यहाँ से थोड़ी देर बाहर जाओगी, मुझे मेरे भाई से अकेले में कुछ बात करनी है। केसी ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र की हालत जैसे बुरी तरह से बीमार पड़ गया हो वैसी हो चुकी थी। वो यहाँ आकर बुरी तरह से एक द्वंद्व में फंस चुका था, और जैसे जैसे आराध्या की शादी की तारीख तय हुई थी वो बेचैन सा हो उठा था। उस पर केसी बार बार उसके परिवार को गुस्से में भला बुरा कहती और उस पर शादी का दबाव बनाती जा रही थी। इस कारण वो निढाल हो चुका था। उसके बिना कुछ कहे केसी को जाने का इशारा किया और बिना नज़र उठाए शिवांश से पूछा, क्या बात करनी है। केसी ने गुस्से से कदम दरवाजे की तरफ तेज़ी से बढ़ाए थे, पर उसकी बातें सुनने की इच्छा से फिर से अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी थी। पर शिवांश ने एक शब्द नहीं कहा और उसके जाने का इंतज़ार करता रहा। उसने पलट कर देखा, शिवांश उसे ही घूर रहा था। वो तुनक कर तेज़ी से निकल गई। शिवांश ने पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और कुंडी और चिटकनी दोनों लगा दी। हालत देखी है तूने अपनी कैसी कर ली है। अमेरिका जाकर अपने सुख चैन सब खो कर आ गया है। भैया, आपको क्या बात करनी है? कुछ बातें क्लियर करनी थी बस, उनका सही सही जवाब दे दो। अगर सच में बड़ा भाई मानते हो तो तू केसी से सच में प्यार करता है? तू सच में आराध्या को भूल चुका है? तू सच में इस परिवार के लिए हुए फैसले के खिलाफ जाना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, तू चाहता है आराध्या उस कमीने ब्रिज से शादी के बंधन में बंध जाए, वो उसे पूरी ज़िंदगी दुख देने का हक कमा ले। उसने अनमने ढंग से कहा, भैया इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पहले ही परेशान हूँ, आप और टेंशन मत बढ़ाइए। देख, तो सच में अपने इस बड़े भाई को दोस्त समझता है तो आज सब बातें क्लियर करनी पड़ेगी। तुझे नहीं मालूम तेरी एक चुप्पी कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर देगी। प्लीज़ रुद्र, आज अगर चुप रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले दिनों में आराध्या की बुरी हालत का जिम्मेदार तू होगा और कोई नहीं। तेरे कारण ही वो उस ब्रिज से शादी कर रही है। माँ बाबा दादी के सपनों को तोड़ने का जिम्मेदार तू होगा। आराध्या की माँ के दुखों का कारण तू होगा, सिर्फ एक उस केसी के लिए जो कि तेरी परवाह करती दिखती नहीं। सिर्फ उसके लिए तू सबको दुखों की आग में झोंक देगा और आराध्या को उस शिकार के मुंह में फिर से डाल देगा जिससे तूने उसे बचाया था। अब रुद्र झल्ला उठा था। पास में पड़ा गुलदस्ता फेंकते हुए चिल्लाते हुए बोला, तो क्या करूं मैंने उससे नहीं कहा था कि वो ब्रिज से शादी कर ले। वो थोड़े दिन रुक नहीं सकती थी। एक झटके में इसने अपना फैसला सुना दिया। बेरहम वो है भैया जिसने किसी की कदर नहीं की, ना अपनी माँ की, ना अपनी, ना इस परिवार की। क्यों करे वो इस परिवार की परवाह? क्या मिलने वाला है उसे यहाँ? तो केसी से रिश्ता बना के बैठा है। मामा जी कह रहे हैं तो वहाँ केसी के साथ इन्वॉल्व हुआ। ऐसे ही में तो किस हक से आराध्या को इस परिवार के बारे में सोचने का बोल सकता है? धोखा तो तूने दे ही दिया आराध्या को। खुद ने इतनी बड़ी गलती की और जिम्मेदार उसे बता रहा है। वो अब रोने को आ गया था। अपना कंठ फाड़ के चिल्लाया, तो उस गलती की सज़ा भी तो भुगत रहा हूँ मैं। सब मुझसे दूर हो गए हैं। मेरी माँ जो मेरी जान थी, मेरी दादी जो मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करती थी,
बाबा की बेरुखी आप सब लोगों की नज़रों में नीचे गिर गया हूँ। गिरिजा को छेड़ने का हक खो दिया और वो जो मेरी थी, सिर्फ मेरी, उस आराध्या को जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, उसके पास बस लाचारी से जाते हुए देख रहा हूँ। उससे बड़ी सज़ा क्या मिलेगी? गलती से हुई उस एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है मुझे। पर मैं क्या करूं? गलत तो मैं किसी के साथ भी कर दूंगा अगर उसे नहीं अपनाता हूं मैं। सब तरफ से फंस चुका हूं मैं। काश उस दिन क्लब गया ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। और वो हाथों में सिर छुपा कर रोने लग गया था। शिवांश के मुंह पे ताला सा लग गया था। वो बस रुद्र की हालत देखे जा रहा था। वो सचमुच बहुत परेशान दिख रहा था। उसने अपने इस भाई का इतना बेबस कभी नहीं देखा था। इस पर रुद्र की बातें सुन उसे समझ आ गया था वो कश्मीरा के साथ मजबूरी में जुड़ा हुआ है। उसने धीरे से उसके कंधे को थपथपाया और पूछा, गलती? मतलब तू सच में कश्मीरा से प्यार नहीं करता है ना? तू बस अपनी उस गलती की भरपाई करने के लिए उसके साथ जुड़ना चाहता है। रुद्र ने खुद को शांत किया, अपने आंसू पोंछे और धीमे से बोला, भैया छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। बस अब सिर्फ इतना सा कहना मेरे हाथ में है। अगर उस ब्रिज ने आराध्या को जरा सा भी दुख दिया, तकलीफ़ दी, तो जाकर उसको जान से मार डालूँगा, फिर परिणाम चाहे जो भी हो। तभी शिवांश के मन में ख्याल आया। उसने रुद्र से पूछा, एक बात बता, तेरे पास केसी और तेरे पर्सनल मोमेंट्स की कोई फ़ोटो थी? फिर रुद्र फिर थोड़ा सा चिढ़ गया। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि ये घटिया काम करूँ। तू नहीं है तो फिर कोई और है। गलती तुम दोनों से हुई तो ब्रिज के पास तुम दोनों की फ़ोटोज़ कैसे आई? और ब्रिज को रिश्ता तय करने के लिए उन फ़ोटो को मामा जी को दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो वहाँ अमेरिका में जो भी हुआ, क्लियर और पूरी बात बता। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? चल क्या रहा है आपके दिमाग में? तू बस पूरी बात बता, फिर आगे का मैं देखता हूँ क्या करना है। रुद्रांश से पूरी बात बताने लग गया। शिवांश को पूरा माजरा समझ आ गया और अब उसके दिमाग में नई तिकड़म चलने लग गई थी। बस आराध्या की शादी अगले दिन थी। जिस दिन शिवांश से बात हुई उसके बाद से रुद्रांश की हालत पहले से बेहतर थी। रात को केसी को प्यास लगी, वो पानी पीने रसोई की तरफ जाने लगी। तभी वो रसोई के दरवाजे पर ही रुक गई। उसे शिवांश की आवाज़ आई, तुम इतना टेंशन मत लो नवधा, मेरी रुद्रांश से बात हो चुकी है। बस अब भगवान कल कोई गड़बड़ ना करे तो इस शादी में ब्रिज की जगह रुद्रांश बैठा हुआ रहेगा। रुद्रांश ने मुझे सब बता दिया है और वो भी आराध्या से शादी करने को तैयार हो चुका है। बस कल चुपचाप राजस्थानी सेहरी की आड़ में दूल्हा दुल्हन बदल जाएंगी। मैंने अपने हवलदार को बोल दिया है, वो थोड़ी देर ब्रिज को रास्ते से हटा देगा और बस शादी के मंडप में रुद्रांश बैठ जाएगा। बस उसके बाद आराध्या और रुद्रांश की शादी हो जाएगी और फिर आगे आने वाली परेशानियों से बाद में निपटेंगी। ये सब गलत है। इन सब में हम नई मुसीबत में ना फंस जाए। ये सब प्लानिंग छोड़ो शिवांश, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। नवधा की घबराई हुई आवाज़ आई, तुम ना डरती बहुत हो, बस चुपचाप रहो और तमाशा देखो। बस जब तक दुल्हन ना बदल जाए तब तक तो जीत अपनी ही है और ये होना तो नामुमकिन है। मामा जी दुल्हन का तो विशेष ध्यान रखेंगी। केसी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसे उसकी उलझन का हल भी शिवांश ने दे दिया था। शादी का दिन आ गया था और बारात भी आ गई थी। ठाकुर परिवार ने शादी में हिस्सा लिया था क्योंकि वो थे तो आराध्या के करीबी। केसी ने सबसे पहले पूरी हवेली और आराध्या के घर में भी देख लिया। रुद्र सुबह से ही गायब हो चुका था। वो उसे फ़ोन कर रही थी तो फ़ोन ऑफ आ रहा था। बारात आने से पहले उसने गुस्से में ब्रिज को भी फ़ोन किया था पर ब्रिज का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। बारात आ गई और उसने देखा दूल्हे ने पूरे राजसी पोशाक के साथ भरी हुई लड़ों के पीछे अपना चेहरा छुपा रखा था। और जो शिवांश इस शादी से ब्रिज से सबसे ज़्यादा चिढ़ रहा था वो आज उस ब्रिज की घोड़ी के आगे पीछे मंडरा रहा था और दूल्हा भी उसके कंधे पे बार बार पाँव रख रहा उसके कंधे पर बार बार पाँव रख रहा था और उसकी तरफ देखता जा रहा था। अगर वो ब्रिज होता तो वो शिवांश को पास में कहाँ रहने देता
और इतने में एक छोटी सी हरकत से केसी को यकीन हो गया कि वो रुद्रांश ही है। दूल्हे की गले में एक सोने की चैन जिस पर एक शिव का पेंडल लटका हुआ था। शिवांश ने उसे ये कहते हुए सीधा किया, भगवान का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। वो पेंडल तो रुद्रांश का था। उसके दिमाग में एक चाल तो रात से चल रही थी। बस वो ये देखना चाहती थी कि वो ब्रिज ही था या उसकी जगह रुद्रांश आया था, और उसका शक यकीन में बदल गया। अब उसने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी जो उसे शिवांश ने ही अनजाने में बताई थी। वो मुस्कुरा पड़ी। कन्यादान मामा जी मामी जी ने किया था। फेरे हो चुके थे। मामा जी ने सबका मुंह मीठा किया और शिवांश ने सबसे पहले पेड़ा खाया और मामा जी को भी खुशी से खिलाया। शुक्रिया मामा जी, हमारी आराध्या की ज़िंदगी को बचाने के लिए। अब कम से कम वो किसी तकलीफ़ में तो नहीं रहेगी। और तभी सेहरे के अंदर से आवाज़ आई, मामा जी अब विदाई की तैयारियां शुरू कर दीजिए। बस अब आप अपनी आराध्या को जल्दी से विदा कीजिए ताकि वो हमारे घर की शान बन सके। और फिर वो शिवांश की तरफ मुड़ा और बोला, देख मैंने कहा था ना कि तुमसे अपनी चाकरी करवाऊंगा। देखा पूरी शादी में कैसे नौकरों की तरह आगे पीछे घुमा रहे थे। हाँ हाँ शिवांश, पर मानना पड़ेगा तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हो। और उसने उसके चेहरे पे कुछ रुपए फेंक दिए। शिवांश ने एक एक रुपया उठाया और गर्व से कहा, लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फल भुगतना पड़ता है। और उसे दुल्हन की तरफ इशारा किया। ब्रिज की देखने से पहले ही पूरा मंडप, पूरे गांव के लोग सदमे में आ चुके थे। दुल्हन की जगह कश्मीरा खड़ी थी दुल्हन की जगह कश्मीरा खड़ी थी जिसने अपना घूंघट उठा लिया था और वो बाकी लोगों की तरह सदमे में आ चुकी थी। ब्रिज गुस्से में चिल्ला उठा, ये यहाँ कैसी आ गई? मेरी दुल्हन आराध्या को बनना था ना कि इसको। ये आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। और उसने गुस्से में मामा जी के कुर्ते का कॉलर पकड़ लिया था और उन पर हाथ उठाता उससे पहले शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार, जो उन पर अपना हाथ उठाया तो पवन जी सदमे में देखते रह गए। पर केसी के मन में बवंडर उठ गया था। वो सीधे शिवांश के सामने आ गई थी और उसको अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, ये सब तुम्हारे इस घटिया परिवार का किया धरा है ना? तुमने जानबूझकर मेरे सामने वो सब बातें कही है ना, ताकि मुझे बेवकूफ़ बनाकर अपनी चाल चल सकूं। शिवांश मुस्कुरा दिया। तुम्हें मैं बुद्धू कैसे बना सकता हूँ? तुम तो एक्स्ट्रा स्मार्ट हो और एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग अपनी छोटी सी गलती के कारण सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। पर तुम्हारी इस गलती से किसी की ज़िंदगी बच गई। तुम जैसे घटिया मक्कार लोगों ने मुझे धोखा दिया। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। और इस बार उसने शिवांश की कॉलर पकड़ ली थी। कॉलर छोड़ो मेरे भाई का कश्मीरा। उस सब ने देखा रुद्रांश हवेली के अंदर से आ रहा था। तुमने भी मुझे धोखा दिया रुद्रांश। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी। तुमने हद से ज़्यादा डिसपॉइंट किया है मुझे। आई हेट यू। तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। हाँ ये सच है, मैं ये शादी नहीं होने देना चाहता था, पर मैं तैयार होकर आ रहा था तो किसी ने मेरा रूम बाहर से बंद कर दिया। मैंने इतना दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। मेरा फ़ोन भी मुझे दिखा नहीं। मुझे मालूम है तुम्हारे इस भाई ने ही ये काम किया होगा। शिवांश ने बीच में टोका। मैं तो दोपहर से ही इन साहबजादे की ड्यूटी पे लगा हुआ था। स्पेशली हाई कमान के ऑर्डर आए थे मुझे इनकी सेफ्टी के लिए। मैं पूरे टाइम इनके ही साथ था। आखिर इनको धमकी भरा कॉल जो आया था। और उसने बोलते बोलते एक नज़र गिरिजा को देखा। गिरिजा ने नजरें दूसरी तरफ फेर ली। ब्रिज गुस्से से शिवांश को देखने लगा था। रुद्रांश ने थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहा, देखो तुम मेरे भाई में कमी निकाल रही हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें मैं अपनाने को तैयार था। मैंने कभी तुमसे शादी के लिए मना नहीं किया, पर तुमने हमेशा मेरे परिवार को नीचा दिखाया। और फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें इस मंडप में आराध्या की जगह बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कहा था वो ब्रिज की जगह तुम्हें बिठा देंगे। तुम आराध्या से शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। तुमने मुझसे आकर एक बार भी पूछा, सिर्फ गुस्से में फैसला ले लिया।
इतना ही समझा है तुमने मुझे। कश्मीरा की नज़र झुक गई थी। वो बस अपने दांत पीस रही थी। गांव वाले बस तमाशा देख रहे थे। पर ये जो कुछ भी हुआ उससे मन ही मन अमरनाथ और उनका परिवार एक शांति का अनुभव कर रहे थे। अचानक से विनीता शिवांश के सामने आ गई और उससे पूछा, पर इन सब में मेरी आराध्या वो कहाँ गई? तुम्हारी ये आपस की लड़ाई में मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर डालो तुम सब लोग। कश्मीरा ने इस बार हंसकर कहा। वो अब आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक रुद्र इस मंडप में मेरे साथ फेरे नहीं ले लेता। मैं ब्रिज के साथ हुई इस शादी को नहीं मानती हूँ, और अगर आप सब लोगों को आराध्या सही सलामत चाहिए तो पहले मेरी शादी रुद्र से करवानी पड़ेगी। विनीता के आंसू निकल गए। अब तक सब लोग कश्मीरा को लेकर खुसर फुसर कर रहे थे। अब उस लड़की पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो शादी जिसे रिश्ते का अपमान करने की कैसे सोच सकती थी? पर ना तो कश्मीरा को कुछ फर्क पड़ रहा था, ना ही ब्रिज इस बात का विरोध कर रहा था। रुद्र ने उससे कहा, देखो ठंडे दिमाग से काम लो। जो कुछ भी हुआ उसमें आराध्या का कहीं से कोई लेना देना नहीं। उसे वापस बुलवा लो प्लीज़। तुम इतना बुरा किसी के साथ नहीं कर सकती। वो पागलों की तरह चिल्ला पड़ी। कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? तुम मेरी रहोगी और किसी की भी नहीं। और अब तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अभी फ़ोन करके मेरे आदमियों को उसे रास्ते से हटाने का बोल दूँगी। रुद्र पूरी तरह घबरा गया और साथ ही साथ आराध्या से दिल से जुड़े हुए सब लोग भी। शिवांश बस केसी को देखे जा रहा था, जो अपना असली रूप खुद रुद्र के आगे उजागर कर रही थी। रुद्रांश ने केसी को फिर से समझाने की कोशिश की। देखो, तुम आराध्या को नुकसान पहुंचाकर खुद को मुसीबत में डाल लोगी। अगर तुम आराध्या को सही सलामत लौटा दो तो एक बार में गांव वालों को समझाकर इस बारे में सोच सकता हूँ। पर वो दबी आवाज़ में दांत पीस कर बुदबुदाई, मुझे कुछ नहीं समझना है रुद्र। अगर तुमने आज मुझे यहाँ नहीं अपनाया ना, तो आराध्या की मौत के साथ साथ इस भरी महफिल में सबके सामने तुम्हारे मेरे साथ बिताए पलों की फ़ोटोज़ सबके सामने बताने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं होंगी। रुद्र इस बार सन्न रह गया, क्योंकि ऐसा तो कोई फ़ोटोज़ थी ही नहीं। उसका दिमाग घूम रहा था। इतनी देर में शिवांश ने अपने हवलदारों को आवाज़ लगाई और वो तुरंत उसके सामने आ गए। उनके साथ में आराध्या भी थी, जिसे सुबह की रस्म अदायगी के बाद ही उसके घर के कमरे से ही कश्मीरा ने उठवा लिया था। विनीता ने आराध्या को सामने देख उसे गले लगा लिया था। ब्रिज, रुद्रांश और केसी का ध्यान उस तरफ नहीं था। पर जब शिवांश ने हवलदारों को आवाज़ दी थी, केसी एक बार की तो घबराई, पर फिर उन दोनों ने आराध्या को आते देखा तो एक की जान हलक में अटक गई और एक को जान में जान आई। उसने आराध्या को सामने सही सलामत देख राहत की सांस ली। उसकी इच्छा तो हुई थी वो आराध्या को दौड़कर गले लगा ले, पर खुद की गलाने की बोझ के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो धीमे कदमों से हवेली में चला गया। ब्रिज जोर से आराध्या की तरफ चिल्लाते हुए झपटा, तुम कहाँ थी आराध्या? तुम मुझसे शादी करने वाली थी। पर तब तक बीच में मामा जी आ गए थे। उन्होंने शांति से कहा, तुम्हें अगर आराध्या को सच में पाना था तो अपना दिमाग शांत रखना सीख लेना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज मैं इस शादी को भी नहीं मानता और आराध्या को तुम्हारे हाथ में सौंप देता। पर जानबूझकर झूठी शान के लिए आराध्या की ज़िंदगी तबाह नहीं होने दे सकता। फिर वो शिवांश की तरफ मुड़कर बोली, शायद तुम सही कह रहे थे। आराध्या की ज़िंदगी यहाँ नरक ही बनती। उसको बचाने के लिए तुमने जो कदम उठाया वो मैं सही तो नहीं मानता, पर फिर भी ठीक है। उससे एक सबक तो मिला। हालांकि मैं अब भी तुम ठाकुरों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, और अब मैं जल्दबाजी ना दिखाकर आराध्या के लिए कुछ बेहतर ढूंढूंगा, जो ना तो धोखेबाज होगा ना वो मक्कार। और इतना कहकर वो वहाँ से विनीता और आराध्या को लेकर अपने घर की तरफ चली गई। अधिकतर गांव वाले अब जाने लग गए थे। ब्रिज उन सबको घूर कर वहाँ से जाने लगा तो शिवांश ने ब्रिज से कहा, ये शादी पूरे गांव के सामने हुई है, इस कारण तुम अपनी दुल्हन को यहाँ छोड़ कर नहीं जा सकते हो। उसे साथ में रखना या ना रखना
ये सब बाद में डिसाइड करना। ब्रिज ने उसे गुस्से में घूरा और अब केसी वो बीच में कुछ बोलती उससे पहले शिवांश ने जब देखा कि सिर्फ कुछ लोग वहाँ रह गए हैं तो उसने कहना शुरू कर दिया था, देखो जब हम कुछ प्लानिंग वाला काम करते हैं तो सब नेगेटिव पॉइंट्स को भी ध्यान में रख लेना चाहिए। मैंने सबके अल्टरनेट प्लान तैयार कर रखे थे। मैंने जब तुम्हारे दिमाग में ये डर बिठाया कि रुद्र शादी के मंडप में बैठ रहा है तो 2 प्लान तैयार थे। अगर तुम मंडप से आराध्या को उठा लो तो मुझे इस ब्रिज के पास उसका नौकर बनकर पहुंचना है ताकि उसके मंडप में बैठने तक तुम्हारे दिमाग में रुद्र के बारे में बोला गया झूठ सच कर सकूं। इसमें डर था रुद्र तुम्हारे सामने ना आ जाए, इसीलिए उसको बिना बताए ही यहाँ से गायब कर दिया और तुम गुस्से से काम ना लेकर दिमाग से काम लेती तो उसका प्लान भी तैयार था। तुमने रुद्र को उसकी कमरे के बाहर ताला लगा होने के कारण उधर देखा नहीं। फिर भी अगर तुम उसे ढूंढ कर सीधे रुद्र से बात कर लेती तो भी इस मंडप से आराध्या ही गायब होती, पर उसमें शायद तुम्हारा हाथ नहीं रहता। पर वो प्लान बस आज के लिए काम करता, अगले दिन बहुत हंगामी हो जाती। थैंक यू, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। तुमने ही आराध्या को उठवा लिया। इस बात को जानकर मैं आराध्या की सेफ्टी नहीं देखता तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं रहता। मैंने आराध्या पर नज़र रखने के लिए 2 लेडी कांस्टेबल पूरे टाइम उसके साथ रखा था, जो हर रस्म में हर जगह पे उसके साथ थी। जैसे ही तुमने उसे गायब करवाया उन्होंने तुरंत हमारी टीम को मैसेज छोड़ दिया था और तो और उन्होंने ही तुम्हारा रास्ता साफ करने में तुम्हारी मदद की थी ताकि तुम अपना काम हमारे हिसाब से कर सको। खैर अब तुम्हें अपनी शादी तोड़नी है तो कम से कम 6 महीने का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। शायद इतना समय मेरे लिए काफ़ी रहेगा कि मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला सकूं या फिर रुद्रांश और आराध्या को एक कर सकूं। केसी को खुलेआम चैलेंज मिल रहा था। वो शिवांश को घूर कर बोली, ऐसी बात है तो ये गांव वाले ही मेरी शादी रुद्र के साथ करवाएंगे। अब तो मैं भी देखती हूँ रुद्र मेरा होता है या आराध्या का। इसी गांव में रह कर मैं सब बदल दूंगी, पर तुमने जो किया है ना उन सब की भरपाई तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और वो ब्रिज की तरफ मुड़कर बोली, बस कुछ दिन तुम्हारे यहाँ किराएदार की तरह रह लूँगी, फिर जल्दी ही तुमको मैं इस बंधन से आज़ाद कर दूँगी। और वो लोग वहाँ से चले गए। शिवांश सबके सामने नज़र उठाने से नहीं डर रहा था, पर अब भी उसकी नज़र अमरनाथ से नहीं मिली थी। वो जानता था उसने जो किया गलत किया, इस कारण वो अपने बाबा से नज़र नहीं मिला पा रहा था। जब माहौल थोड़ा ठंडा हो गया और सिर्फ ठाकुर परिवार इस मंडप में बचे हुए थे, तब शिवांश ने धीरे से नज़र उठाकर एक झलक उन्हें देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके बाबा के चेहरे पे एकदम हल्की सी मुस्कान थी और गुस्सा तो नाम मात्र भी नहीं था। तुरंत ही वो पलटकर चुपचाप अपनी हवेली की तरफ चले दिए थे। उनके पीछे उनका पूरा परिवार, जो शायद अब भी शिवांश की हिम्मत था। आराध्या की आंखें बंद थी। वो अपनी माँ की गोद में सिर रख कर सोई हुई थी। उसके हाथों पे ब्रिज की मेहंदी लग चुकी थी, पर किस्मत का फेर था जो उसका रिश्ता उससे टूट गया था। अब कम से कम उसके मन में शांति थी। वो हल्की सी नींद में आई ही थी कि उसे फिर से रुद्र की झलक दिखाई दी। वो एक झटके से उठ गई और अपनी माँ की आंखों में सवाल देखकर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई थी। शिवांश का दिमाग अब भी शांत नहीं था। उसने कमरे में पहुंचकर किसी को फ़ोन किया और उसकी प्लानिंग का अगला दौर अगले दिन से ही शुरू होने वाला था। उस रात बाकी सबको छोड़ 2 लोगों को नींद नहीं आई थी और वो दोनों साथ में ही अपनी अपनी प्लानिंग बनाते हुए शराब के घूंट हलक से उतार रहे थे। सुबह सुबह आराध्या की आँख खुली। वो सुस्ती से उठी और अपने चेहरे को धोया और खुद को आईने में देखने लगी। सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर उसमें कितना बदलाव आ गया था। न सजने की चाह रही थी, न खुश होने की। वो खोई हुई नजरों से बस खुद को देखती रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सिर्फ एक बार नहीं, लगातार बजने लग गई। इसका हल वो अपने कमरे से निकलकर बाहर पहुंच गई। उसने देखा उसकी माँ भी शायद उसी वक्त अपना काम छोड़कर बाहर निकली थी, जिनके चेहरे पे चिंता के साथ साथ
सवाल भी उमड़ गए थे। एक बार तो आराध्या को भी लगा ब्रिज ने कोई नया हंगामा तो खड़ा करने का नहीं सोचा है, पर फिर वो हिम्मत कर आगे बढ़ गई और मन में डर के साथ उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने आए बंदे को देख वो कुछ समझकर बोलती कि उससे पहले ही वो उसे धक्का देकर अपने सामान फटाफट अंदर खींचे और बाद में उसे भी, और दरवाज़ा झट से अंदर से बंद कर दिया और धम्म से सोफे पे बैठ गया। वो बस जैसे कठपुतली सी उसे देखती रही। विनीता ने उसे देख धीरे से सिर मसला और कहा, तुम्हें कहीं देखा है तुम? वो दिमाग पे जोर डाल रही थी पर ठीक से याद नहीं आ रहा था। आराध्या ने धीरे से कहा, आप विशेष हैं? नो। पर उसके पूरा बोलने से पहले ही उसने फिर से उसकी बात काट दी। वो वहीं सोफे पर से तुरंत बोल उठा, बिल्कुल, मैं आपके लिए विशेष व्यक्ति ही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और उसने आराध्या को आंख मारी और विनीता की तरफ देखकर बोला, वैसे आंटी, मैं बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी मिलेगा? और वहीं पे फिसर गया। विनीता आराध्या को देखकर बोली, नवधा का भाई, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकती? नहीं आ सकती हैं, पर वो नवधा पड़ोस के घर में रहती है ना कि यहाँ। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे पड़ोस के घर कोई दूसरे का घर है, उनसे कोई वास्ता ही नहीं है। मुझे तो शादी में लगा था कि दोनों परिवार एक ही हैं, बस घर दो बन गए हैं। बस आप लोगों की वो यूनिटी देख के ही मैं मेरी बहन के ससुराल से बहुत इम्प्रेस हुआ था, पर आपके ऐसे सवाल सुनकर थोड़ा सदमा सा लग रहा है। उसने वहीं सोफे पे बैठे बैठे आंखें चढ़ाकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा मतलब आप उधर नवधा के घर में। आराध्या तब तक पानी का गिलास के साथ आ गई थी और बीच में ही बोली, माँ बस करिए, आपको मालूम है ये बातों को बहुत घुमा देते हैं, सीधे सीधे बोलना इनको आता नहीं है। उसने पानी का गिलास ले लिया था और टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने तो कहा था मैं आपके लिए बहुत विशेष व्यक्ति हूँ, तभी तो आपने मुझे इतनी अच्छी से पहचान लिया और पानी का गिलास गले में पूरा खाली कर दिया। फिर गिलास ट्रे में रख कर फिर से बोला, वैसे आपका ख्याल कुछ बदला मेरे बारे में? आपको एक प्रपोज़ल दिया था मैंने नवधा की शादी में। आराध्या ने इस बार उससे पूछा, आप नवधा भाभी से शायद नहीं मिले और सीधा इधर ही उतर गए, इस कारण माँ आपसे पूछ रही थी। ओह, तो अब आप भी मुझे इस घर से भगाने के पीछे पड़ गई हैं। वैसे सही भी है, शादी से पहले ससुराल में आना नहीं चाहिए ना। इस बार आराध्या कुछ नहीं बोली, बस उसे गंभीरता से घूरती रही। पर इस बार उसकी बातें सुन विनीता के दिमाग में इसकी बातें बैठने लग गई थी। कहीं न कहीं नए ख्याल जन्म लेने लगी थी। हालांकि भी कुछ महीनों पहले उसने शिवांश की शादी में भी ऐसे मजाक किए थे, पर उस वक्त उसके मजाकों पर सब हंसते थे, कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। पर इस बार ये बात उसे अलग ही लगने लगी थी, पर उसके ख्यालों से परी। यहाँ जब विशेष ने देखा आराध्या कुछ ज़्यादा ही घूर रही है तो वो संभल गया और अच्छे से बैठते हुए बोला, बस इतनी सुंदर आँखें बाहर निकाल कर बिगाड़ी मत और आराम से बैठकर सुनिए। और उसने सामने पड़ी सोफे की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप आकर बैठ गई। आपको याद है क्या, मैंने आपसे कुछ कहा था शादी में, हम जल्दी ही मिलेंगे। उसने फिर से उसे घूरा। अब उसने पूरी तरह से गंभीर रूप दिखाने की कोशिश की। ठीक है बाबा, मैं यहाँ एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ। वो क्या है, कई सालों पहले कल के दिन मेरे घर में एक घटना घटी थी, बहुत दुखद। इस बार आराध्या थोड़ी सी नॉर्मल हो गए, उसे चिंता में दिखने लगी थी। अरे, सिर में इतने सल आप मत डालिए, इतने सल तो मेरे दादा ने भी नहीं डाले थे जब वो घटना हुई थी। वैसे इतनी सीरियस नहीं थी कि आप चिंता करो। वो दुखद घटना सिर्फ मेरे दादाजी के लिए थी, बाकी लोगों के लिए नहीं। वो खुशी की बात थी। अब आराध्या ऊबने सी लगी थी। अरे बाबा, मैं किस बेवकूफ़ को समझा रहा हूँ। कल नवधा का बर्थडे है और शादी के बाद उसका पहला बर्थडे है, तो सोचा
उसे एक अच्छा सा सरप्राइज़ दे दूँ ताकि वो अपने भाई को याद रख सके और हमारी जीजा जी और हमारे बीच की लगी शर्त को मैं जीत सकूं। अब देखना ये है कि जीजा जी नवधा को ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ दे सकती हैं या मैं। तो सरप्राइज़ देने के लिए मैं उसे अपने गांव तो बुला नहीं सकता और उस हवेली में रह कर सरप्राइज़ तो दे ही नहीं पाऊँगा। इसीलिए मुझे यही लोकेशन सबसे बेस्ट लगी और पता है इधर बर्थडे पार्टी मना कर जीतूँगा तो मैं ही, क्योंकि मेरा आना तो सरप्राइज़ रहेगा ही, साथ में पार्टी भी दे दूँगा तो मेरा डबल सरप्राइज़ हो जाएगा नहीं। बस इस कारण सीधे इधर ही उतर गया और मुझे पता है आप मेरी इस पार्टी की तैयारी में अच्छे से मदद कर दोगी और हो सकता है साथ ही साथ मैं आपको भी इम्प्रेस कर दूं। और उसने उसका जवाब जानने की इच्छा से उसको देखा। वो उसे क्या बोलती। इस महीने में सब बातें ही ऐसी हो गई थी। वो दोनों एक जैसे लगने वाले परिवार अब थोड़ी सी बिखरने लगी थी, पर वो विशेष को सच्चाई बताकर उसे निराश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कोई बात जो सोची हुई हो वो पूरी नहीं होती तो कितना दुख होता है। ये थी तो बहुत छोटी सी बात, पर उसे लगा शायद इस बहाने ही सही सबको थोड़ा सा मुस्कुराने का बहाना मिल जाए। और वो विशेष को देख बस हल्के से मुस्कुरा दी और अपनी माँ को कह कर उसका रहने का कमरा ठीक करने चली गई। तभी कमरे में जाते जाते उसके दिमाग में फिर से एक चिंता उभरी, जो वो भी रुद्रांश के परिवार के कारण ही थी। उसे लगा शिवांश को इन सब चिंता में नवधा भाभी का बर्थडे याद रहेगा या नहीं। अगर रहा भी तो क्या वो उसे मना पाएंगे। कहीं नवधा भाभी का उनके ससुराल में पहला बर्थडे फीका ना पड़ जाए, और ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार वही होंगी। उसने ही जल्दबाजी में आकर ब्रिज से शादी के लिए हाँ कह दी थी और उसके बाद ही सब लोग और ज़्यादा चिंता में आ गए थे। उसे कैसे भी करके शिवांश को इस बारे में बताना होगा और वो जल्दी से कमरा साफ करने में लग गई थी। आराध्या सुबह सुबह हवेली के अंदर आई थी। शायद आज वहाँ पर भी सब शांति सी एक साथ डाइनिंग पे बैठे हुए थे। रुद्रांश की नज़र तुरंत ही आराध्या की तरफ चली गई। वो उसे देख अपनी जगह पे खड़ा हो गया। आराध्या उसे देख वहीं खड़ी रह गई और रुद्रांश को खड़ी देख बाकी लोगों ने भी आराध्या को देखा। गिरिजा खुशी से उसके पास दौड़ आई और उसे गले से लगा लिया। मुझे पता था तू इस हवेली का रास्ता कभी नहीं भूलेगी। आखिर तुझे हम लोगों की याद आ ही गई। अनुपमा भी जो अमरनाथ जी को नाश्ता परोस रही थी मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अब आई हो तो नाश्ता इधर ही करके जाओ। शिवांश ने बिना ध्यान दिए हुए ही कहा, कहाँ इसे फंसा रहे हो। अगर मामा जी को मालूम पड़ा कि इसने इधर नाश्ता किया है तो इसे खरी खोटी सुनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। दादी ने उसे झिड़का, यहाँ नाश्ता कर लेगी तो कोई गलत काम तो नहीं कर देगी। इसे क्या कितनी बार तो उसे भी नाश्ता करवाया था। अगर इस बात पे वो इधर लड़ने आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्रांश ने एक बात ज़रूर देखी। उसके आते ही सबके चेहरे पे बिन बात की ही मुस्कुराहट आ गई। वो चुपचाप फिर से बैठ गया और नाश्ते पर ध्यान देने लगा। तभी आराध्या को नवधा रसोई में आती दिखी। उसे एक बार तो इच्छा हुई कि वो उसके भाई के बारे में नहीं बता दे, पर उसे अचानक से याद आया वो यहाँ क्यों आई है। वो चुप रही। नवधा उसे देखकर बोली, अभी मैं भी नाश्ते के लिए बाकी हूँ तो मेरे साथ ही नाश्ता कर लो। शिवांश बोला, अरे ये हमारे साथ नाश्ता करेगी भी क्या। आज शायद इनके घर पे कोई विशेष मेहमान आए हुए हैं, उनके साथ ही नाश्ता करके आई होगी। आराध्या शिवांश को सवालिया निगाहों से देखते हुए बोली, आपको कैसे पता। शिवांश बोला, अरे हम पुलिस वालों से कोई बात छुपी हुई नहीं रहती। मुझे आज सुबह तुम्हारे घर पे नॉन स्टॉप डोरबेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। चेहरा तो नहीं देख पाया, पर इतना ज़रूर देखा कि कोई बहुत सारे सामान लेकर तुम्हारे घर में घुस रहा है। कौन है वो, हमें भी बता दो। कहीं मामा जी कोई नया लड़का ढूंढ कर तो नहीं ले आए। इस बार रुद्रांश के हाथ खाते खाते फिर से रुक गए थे। वो अब उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा था। आराध्या को शक हुआ कि कहीं उन्हें मालूम तो नहीं है, पर वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलती हुई सीधा अपने काम की बात बोली, शिवांश भैया
मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। इस बार बाकी के परिवार वाले भी आराध्या की तरफ देखने लगी थी। शिवांश अपनी टेबल से उठते हुए बोला, वैसे भी मेरा नाश्ता हो गया है, मैं ड्यूटी पे ही जा रहा था, चलो साथ में चलते चलते बात कर लेंगे। वैसे कहीं सच में मामा जी कोई नया लड़का तो उठा नहीं लाए ना? आराध्या कुछ नहीं बोली, बस उनके पीछे चल दी। रुद्रांश के मन में शिवांश की बात गूंज रही थी, पर तब तक ब्रिज के कारण वो थोड़ा बहुत विरोध तो कर सकता था। अब किस बात पे विरोध करे, ये सोचकर उसे खुद को ही समझ नहीं आ रहा था वो क्या कदम उठाए। वो चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था। तभी उसे केसी की मेल्स की नोटिफिकेशन दिखी। वो फिर से परेशान हो उठा। उसने ना जाने क्यों उन मेल्स को नज़रअंदाज कर दिया और अपने ऑफिस का काम करने बैठ गया। देर रात होने को आ गई थी, पर आज शिवांश घर पर नहीं आया, ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। नवधा थोड़ा परेशान हो उठी थी, पर उसने घर पर अभी किसी को बताया नहीं था। वो बार बार इधर उधर टहल रही थी। उसके दिल और दिमाग में आराध्या की शादी वाले दिन से ही वैसी ही हलचल मची हुई थी, क्योंकि शिवांश ने सीधे सीधे केसी और ब्रिज से पंगा मोड़ ले लिया था। रात को 11:15 बज गए थे, तब भी शिवांश का आता पता नहीं था। थक हार के उसने एक हवलदार को फ़ोन किया तो उसने जो कहा वो उससे और ज़्यादा परेशान हो उठी थी। शिवांश आज ड्यूटी पर गया ही नहीं था। वहीं हॉल में सोफे पे निराश सी हाथ जोड़ कर बैठ गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर वालों को जगाए या नहीं। रुद्रांश रात को पानी का जग भरने नीचे आया और उसने नवधा को परेशान सा वहीं बैठे देखा तो आगे होकर पूछा, क्या हुआ भाभी, कोई परेशानी है? आप सोने नहीं गई अभी तक? नवधा पहले ही काफ़ी परेशान थी रुद्रांश के सामने दिखने के कारण। घबरा कर तुरंत बोल उठी, ये हमेशा लेट होते हैं तो फ़ोन करके बता देते हैं, पर आज ना तो ये आए हैं और ना ही फ़ोन लग रहा है। और तो और हवलदार भंवर सिंह कह रहा था आज तो ड्यूटी पे गए ही नहीं हैं, जबकि यहाँ से तो सुबह ही निकल गए थे। डर लग रहा है कहीं उस ब्रिज के परिवार वालों ने उन्हें कोई नुकसान तो। जब देखो तब उस परिवार के कारण जाने अनजाने अशांति का माहौल ही बन जाता। रुद्रांश भी हल्की सी चिंता में आ गया था, पर उसने नवधा को शांत करते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ वो कहाँ होंगी। वैसे भी वो पुलिस में हैं और उन लोगों को बिन बुलाए ड्यूटी आती रहती है, तो कहीं काम से निकल गई होंगी। फिर कुछ सोचकर उसने फिर से बोला, वैसे वो आराध्या सुबह आई थी ना भैया से हेल्प मांगनी, हो सकता है उसे लेकर कोई इशू, और उसने अपनी बात अधूरी रोक दी। उसे केसी की मेल्स की याद आई। उसे डर लगा कि उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया है, और वो बिना सोचे समझे तुरंत आराध्या के घर की तरफ दौड़ पड़ा। क्या शिवांश सच में कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा है? क्या रुद्रांश का शक सही होगा? कैसा रहेगा नवधा का जन्मदिन? चलिए जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। अगर आप लोगों से इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।